हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्याय दर्शन। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 जो एपीओ के लिए, राजस्थान एपीओ असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर उसमें आता है। ओके, मैंने 1990 जो पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन हैं जो राजस्थान के, उनके भी वीडियो बना रखे हैं। आप चाहे तो बहुत ही सरल भाषा में डील किया, आप चाहे तो वहाँ जा कर के देख सकते हैं। ओके, मेरी प्लेलिस्ट में आपको एक एपीओ नाम की मिलेगा फोल्डर, उसमें दोनों वीडियो हैं। और चलो मैं लिंक दे दूंगा नीचे, ठीक है। अब देखो, ये वीडियो कुछ पार्ट्स में रहने वाला है क्योंकि एक साथ मैं अपलोड करूँगा तो बहुत ज़्यादा इतना देख नहीं पाओगे, आप भी बोर हो जाओगे। चैनल पे नए हो तो जाकर के देख लेना, बहुत सारे वीडियो अपडेटेड है रेगुलरली। जो वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी अपडेट होती है मैं चैनल पे डालता रहता हूँ, आपकी इच्छा हो तो आप वहाँ से देख लेना। तो चलो, ये हो गई इधर उधर की बातें, अब होते हैं सीधे मुद्दे पे आते हैं। ओके, तो देखो, राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950। अब ये एक्साइज ही क्यों है? क्योंकि ये जिस सब्जेक्ट मैटर पर है, इसका सब्जेक्ट मैटर है जो भी अल्कोहल, ओके, जो भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स होते हैं उनसे रिलेटेड, ओके, कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें लिकर हो, तो उन पे सरकार कलेक्ट करती है क्या? एक्साइज ड्यूटी। ओके, यही आप देखोगे बहुत सारे के होते हैं, आप टैक्स होते हैं, एक तरह का टैक्सेशन, ये पीनल टैक्सेशन लॉ है। वो स्टैट्यूट्स आपने पढ़ा है ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एक्ट, उसमें अलग अलग प्रकार के क्रिमिनल टैक्सेशन, ये वो फलाना बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये क्रिमिनल प्लस टैक्सेशन लॉ है, उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब ये एक्साइज है, आपने एक और होता है टैक्स का कस्टम एक्ट, ऐसे कैसे और भी बहुत सारे तरह के टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं। देखो, वीडियो मैं शुरू कर सकता हूँ, सेक्शन 1 2 3 4 डेफिनेशन पढ़ाया, सेक्शन 1 2 3 4 शुरू हुआ और एंड कर दिया। एक जो रटने की ट्रिक जो हमें हमेशा सिखाई जाती है कि भाई तुम छोड़ो इधर उधर की बातें यार, तुम वीडियो शुरू करो। तो ये आप भले ही देखो 5 मिनट का ये इंट्रोडक्शन देख लोगे ना, तो ये चीज़ आपको मेमोराइज हो जाएगी जीवन भर, ठीक है। तो ये टैक्सेशन प्लस पीनल लॉ है, क्रिमिनल प्लस टैक्सेशन लॉ है, ये एक्ट नंबर है। अब देखो, शुरू करते हैं अपन। अब ये क्या हुआ बनने की, इसकी स्टेजेस क्या थी? 1 2 और 3, ये 3 स्टेजेस में आया, ठीक है। सबसे पहले राज प्रमुख जी ने 20 3 1950 को इसको बनाया। अब राज प्रमुख ही क्यों है? तो देखो, आपको भी पता है ना, राजस्थान तो 1 नवंबर 1956 को बन के तैयार हुआ था। तो जैसे जैसे ये, जैसे राजस्थान है, अलग अलग प्रिंसली स्टेट जुड़ते गए, ठीक है। ये कुछ इस टाइप में है, थोड़ा माफ़ करना, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं काफ़ी ज़्यादा ही गलत हो गया। तो देखो, जैसे जैसे प्रिंसली स्टेट जुड़ते गए ना, वैसे वैसे ये राजपूताना बनता गया। तो जो भी जैसे 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 कोटी, जैसे स्टार्टिंग हुई, जैसे भरतपुर, धौलपुर, करौली जुड़ गया, फिर धीरे धीरे उदयपुर, ये वो अलग अलग स्टेजेस में बढ़ते गए, बनते गए। तो जो भी बना ना, तो वहाँ के जो भी प्रिंसली स्टेट के हेड थे उनको राज प्रमुख, एज अ पीएम मान लो आप, पीएम या प्रेसिडेंट, उस टाइप में पहले पोस्ट हुआ करती थी, ओके। तो वो उनको बनाया, तो 7 स्टेजेस में। तो उससे पहले का है ये 1 नवंबर 1956 के, तो इसलिए वर्ड यूज़ किया गया है राज प्रमुख, ठीक है। तो 20 3 2050 को ये 1950 को बना, गैजेट में पब्लिश हुआ 1 7 1950 को, और उसी दिन इसको एनफोर्स कर दिया गया। पिक्चर यहाँ तक क्लियर है? ऑल गुड, ऑल सेट। चलो गाड़ी में पेट्रोल भरवा लो, लंबी यात्रा पे जाना है। अब देखो, आपको ये एक्ट दो जगह जगह आपको ये इन इन लोगों के नाम, ये 2 एक्ट के नाम आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना, तो अमेंडमेंट आएंगे, तो जो सबसे 2 मेजर अमेंडमेंट होंगे ना जो आएंगे इस एक्ट में, वो होंगे राजस्थान एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 1920 और राजस्थान फिनेंस एक्ट, ठीक है। अब देखो, ये एक्ट कितने, 10 चैप्टर में, 75 सेक्शन में, और 2 शेड्यूल्स कह लो या स्केड्यूल्स कह लो,
बोलने वाले की अपनी प्रेफरेंस है। तो ये हालांकि सेक्शंस जो 75 है वो तो डिलीटेड है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ेंगे कितना, सेक्शन 75 है। अब देखो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड पोजेशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिकर और ड्रग्स जो भी राजस्थान में है, ठीक है, उनसे रिलेटेड एक यूनिफॉर्म लाया दिया जाए। तो इन्होंने एक यूनिफॉर्म लॉ बना दिया इन सब मुद्दों से रिलेटेड। और जो कंसोलिडेट और अमेंड लॉ, मतलब जो भी छोटे मोटे लॉ इधर उधर 2-3 प्रकार के थे, सबको इकट्ठा कर दिया, कंसोलिडेट कर दिया और अमेंड कर दिया और एक पूरा एक ही जगह ला दिया ये एक्ट। तो आई होप आपको इतना क्लियर है। चलते हैं आगे। अब देखो आपको मैं जैसे जैसा करवा रहा हूँ ना, आप वैसा वैसा करते जाओ। यकीन मानो, एक आपने पढ़ा होगा, मैं आप पे डाउट नहीं कर रहा, और एक या मैं पढ़ा रहा हूँ। आपने ये देखा ना, आपकी कई एक पढ़ने का तरीका होता है, नोट्स बनाने का एक तरीका होता है। उसका मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ। आप खुद कहोगे नहीं सर मज़ा आया, ठीक है, और ऐसा मज़ा मैं हर बार लेना चाहता हूँ ठीक है। तो देखो अब इसमें आपको क्या करना है, इसका चैप्टराइजेशन करना। ये आपको बेयर एक्ट में आपके पास चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन में तो नहीं मिलता है कहीं कहीं, ऑफलाइन में अगर आपने परचेज़ किया होगा तो आपको ये ऐसा चैप्टराइजेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, 6, 7, ऐसे ही 10 चैप्टर मैंने बताया, 75 तक, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 1 ओमिटेड है। इतना तो समझ गए होगे। अब ये याद करना है क्या? हाँ जी बिल्कुल याद करना है। इसको याद करोगे एक्ट की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये मैं इस पर ज़्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा, अपन सीधा बढ़ेंगे चैप्टर 1 की तरफ। अब देखो दिस एक्ट में भी कॉल्ड राजस्थान एक्साइज एक्ट, समझ गए सर, हमने यही तो पढ़ा है, इज कॉल्ड राजस्थान एक्साइज एक्ट, ओके। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ राजस्थान, पूरे राजस्थान पे ही लागू होता है, समझ गए। इट शैल केम इनटू फोर्स, जब ये नोटिफिकेशन में आ जाएगा तो उन्होंने बता दिया कि साहब हम तो इसको लागू कर रहे हैं, कब से, जो अपन ने ऊपर पढ़ा 1/7/1950 को ये आ चुका है। तो बस ये वही पॉइंट बता रहा है। दूसरा सेक्शन ओमिटेड है। अब तीसरा आ जाते हैं डेफिनेशंस पे, ठीक है। अब इसमें देखो काफ़ी उलझी हुई डेफिनेशन है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जाते से ही कूद मत पढ़ना। सेक्शन 3 का ये बियर की डेफिनेशन, ये अब एरिया क्या है, और आपने शुरू कर दिया एकदम 25 डेफिनेशन है, आंख बंद किया, बेयर एक्ट उठाया और शुरू कर दिया 1 2 3 4 5 6। नहीं 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 नहीं, रुको ज़रा, सब्र रखो, ठीक है। अपन पढ़ेंगे, पर कैसे पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक साथ जितने भी इंटॉक्सिकेटिंग से रिलेटेड जितने भी नशे वाली चीज़ें हैं उनको पहले रख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये सारे नशे से रिलेटेड जितने संबंधी, इससे संबंधी चीज़ें, सबका कैटेगराइज बना लिया। फिर एक्साइज से रिलेटेड सब ये हो गया, एरिया से रिलेटेड ये है, और अदर्स जो बच गए वो सब ये वाली चीज़ हैं, ठीक है। अब आते हैं अपन इंटॉक्सिकेटिंग पर। जो अपनी पहली डेफिनेशन थी वो थी बियर। बियर इंक्लूड्स, बियर, जी हाँ जो आप सोच रहे हो वही वाला बियर ठीक है। इंक्लूड्स एल, स्टाउट, पोर्टर एंड ऑल अदर फर्मेंटेड लिकर्स मेड फ्रॉम दी मॉल्ट। अब देखो समझो चीज़ को होता क्या है। सबसे पहले समझो मॉल्ट क्या होता है। ये कह रहा है कि ये सब अलग अलग प्रकार की चीज़ें जो किससे बनती है, मॉल्ट से बनती है। अब मॉल्ट क्या होता है? मॉल्ट होता है कोई भी ग्रेन, ग्रेन मतलब अनाज, किसी भी चीज़ का अनाज हो सकता है ये, ठीक है। जौ हो गया, बाजरा हो गया, जिससे भी अलग अलग चीज़ें की, गेहूँ हो गया, अलग अलग चीज़ें से जिससे भी बियर बनती है। अब देखो इनका थोड़ा समझना प्रक्रिया, ठीक है। अब देखो दो तरीके की, एक बनती है हार्ड लिकर, मतलब ये विस्की वगैरह, ठीक है। एक बनती है बियर। समझते जाना, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं आपको पूरा पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। एक होती है बियर। अब इसका जो प्रोसेस होता है ना, इसको बोलते हैं ये डिस्टिलेशन,
और जो बियर बनती है ये बनती है फर्मेंटेशन से। ठीक है, अब मैं आज ये क्लियर हो जाएगा ना आपका, तो ये सब चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएगी। अब देखो फर्मेंटेशन में क्या करते हैं, फर्मेंटेशन में क्या करते हैं, जो भी आपका ये ग्रेन मॉल्ट अनाज, उसको अंधेरे में एक कास्क मतलब एक कोई भी ब्रैकेट या बर्तन या कोई भी चीज़ मान लो, उसमें क्या करते हैं ना, ये अनाज को इसमें भर देते हैं पूरा, किसके, पानी के साथ में, पानी के साथ भर देते हैं और इसको अंधेरे में ढक करके रख देते हैं। ओके, फिर इस अनाज को निकालते हैं वापस, और जो दूसरी प्रक्रिया होती है उसको सूखा करके फिर अलग अलग मशीनों से निकाल करके XYZ काफ़ी तरीके की प्रक्रिया होती है, वो सारी फॉलो की जाती है। तो ये होता है फर्मेंटेशन का प्रोसेस। अब देखो एल क्या होता है, अभी मैं डिस्टिलेशन पे भी आऊँगा, चलो पहले डिस्टिलेशन बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, डिस्टिलेशन क्या होता है ना, बड़ी बड़ी मशीनें होती है ऐसे, ये एक आगे डेफिनेशन आएगी, स्टिल एक ऐसी मशीनें होती है और फिर वो ऐसे पाइप में से अलग अलग हो कर के निकलता है। तो इसमें भी सेम डाला जाता है यहाँ पे, फिर ये वेपर बन कर के उड़ता है, फिर ये वेपर अलग अलग ऐसे पाइप में से जाता है और ये बीच में ठंडा होता है, फिर इसमें और भी 2-3 चीज़ें मिलाई जाती है, तो इससे अपने को मिलती है क्या, विस्की। ठीक, ये होता है डिस्टिलेशन, ये वाली चीज़, और ये वाली चीज़ होती है फर्मेंटेशन। समझ आ रहा है ना, मैंने आपको कहा ना, आप इस देख लोगे तो आपको आगे कुछ, मैं ये मिटा देता हूँ ताकि अब आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी आई गेस। तो मॉल्ट से सब चीज़ें ही बनती है। अब देखो एल क्या होता है, एल है ना एक बियर का टाइप है। तो मैंने जो आपको बताया ना, ये कास्क में ऐसे डाल करके जब इसको सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि इस पे फिर क्या है ना, ऊपर ऐसे ऐसे वाइट वाइट यूँ झाग आ जाते हैं, नीचे ऐसे पूरा रहता है अनाज का। तो अब ये एल जो बियर होती है ना, जब इसको निकाल करके जब ठंडा करके फिर गर्म करते हैं, ठीक है, तो जो एल टाइप की बियर होती है ना, वो जो बनानी होती है उसको लेस टेम्परेचर पे गर्म करते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादा वक्त लेती है, टाइम लेती है क्या, फर्मेंट होने में, फर्मेंटेशन में। यहाँ इसको बहुत दिनों तक ज़्यादा छोड़ा जाता है और फिर बाद में इसको निकाल करके टेम्परेचर पर, कम टेम्परेचर पे इसको किया जाता है आगे इसकी प्रोसीजर। ठीक है, एक आपने सुना होगा इसमें मिसिंग है, एक एल के ही जस्ट अपोजिट एक और मार्केट में आपने सुना होगा लागर बियर। तो लागर बियर है ना, वो एल बियर के जस्ट अपोजिट होती है। मुझे पता है यार, आप सब भोले वाले हो, जो भी वीडियो देख रहे हैं वो कोई इस प्रकार की चीज़ों में नहीं करता है, पर मेरा काम है पढ़ाना ताकि आपका क्लियर हो जाए, चाहे कुछ करे ना करे। हाँ, कहीं कहीं बैठो तो ज्ञान पूरा होना चाहिए अब। ठीक है, लॉ के स्टूडेंट से हम ज्ञान में कमी नहीं रखते, भले कुछ करे ना करें। अब देखो लागर में क्या होता है ना, जस्ट इसका अपोजिट होता है, हाई टेम्परेचर पे करते हैं और लेस टाइम टू फर्मेंटेशन, जस्ट इसका अपोजिट एल का। ठीक है, तो बस ये टाइप्स ऑफ बियर है, कैसे बनती है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये सब समझ गए आप, एल का क्लियर हो गया। अब देखो स्टाउट बियर क्या होती है। स्टाउट बियर होती है ना, वो भी एक तरीके की बियर होती है, बट स्टाउट बियर ये उनको बोलते हैं जो डार्क कलर की बियर होती है ना, डार्क, जिसका रंग आपने जैसे देखा होगा कोका कोला और ये इस टाइप में जो आती है ना ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, वैसे एकदम डार्क दिखती है, ब्राउनिश नहीं दिखती, डार्क ब्राउन दिखती है, डार्क रेड और ब्राउन, डार्क ब्राउन के बीच में। पॉर्टर क्या है, वो भी एक स्टाउट बियर का सब टाइप है पॉर्टर बियर। वो डार्क तो होती है पर ये स्टाउट बियर से लेस डार्क होती है। और ये कह रहा है ऑल फर्मेंटेड लिकर्स फ्रॉम मॉल्ट, कह रहा है इसके अलावा जो भी है मॉल्ट से बनती हैं चीज़ें, तो मॉल्ट से हर बियर बनती है, तो ये कह रहा है इनके अलावा हमसे कोई छूट गया तो कोई भी जो दूसरी लिकर है वो जो इससे बनती है मॉल्ट से। अब जैसे क्या छूट गया, जैसे मैंने आपको लागर का बता दिया, समझ गए। देखो ये सब चीज़ें कोई नहीं समझाएगा बहुत कम लोग समझाएंगे, तो मुझे भी काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी इन सब चीज़ों के लिए, तो ये मैं आपके सामने लाया हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
अब कह रहे हैं भाई डी नेचर्ड क्या होता है सर, डी नेचर्ड क्या होता है, डी नेचर्ड बताओ आप। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, डी नेचर्ड। किसी का नेचर खराब कर दिया आपने तो वो बन गया डी नेचर्ड। मतलब कुल मिला करके आपने कोई भी चीज़ है मिक्स कर दिया उसमें कुछ भी जो अनवांटेड चीज़ है तो वो हो जाएगा डी नेचर्ड। पानी में आपने कुछ ला करके डाल दिया तो पानी को आपने क्या कर दिया, डी नेचर्ड कर दिया। पानी में आपने मान लो कुछ घोल दिया, कोई रंग डाल दिया तो वो आपने क्या कर दिया, डी नेचर्ड कर दिया। बस यही उसी कंटेक्स्ट में हम यहाँ बात कर लेंगे क्या, लिकर से रिलेटेड जो भी अल्कोहल से रिलेटेड उसमें आपने कुछ भी मिक्स कर दिया तो वो डी नेचर्ड हो जाएगा। मीन्स एनी सब्सटेंस means mixed with such substance or by such process may be prescribed under section 42 in order to render spirit unfit for consumption। मतलब आपने ऐसी चीज मिक्स कर दी जिससे वो पीने वाली लिकर क्या हो गई, अनफिट हो गई। अब वो ह्यूमन कंजम्पशन मतलब आदमियों के पीने लायक नहीं रही। डे टू डे न्यूज़ आती रहती है अखबार में, आपको भी पता है कि भाई ये ऐसी मिलावटी शराब पीने से इतने लोगों की मौत हो गई, कोई अंधे हो गए, ये हो गए, वो हो गए। तो वो जो मिलावटी शराब को हम कह सकते हैं वो शराब एक कैसी थी, वो लिकर कैसी थी, डी नेचर्ड इज़ दी प्रॉपर वर्ड। ऐसा हाथ से ये नहीं करोगे आप उपयोग जैसे नॉर्मल अखबार में छपता है। अखबार में तो बहुत कुछ छापते हैं वो लोग उल्टा सीधा। लॉ के डेफिनेशन में इसको ये बोला जाता है। अब देखो डी नेचर्ड स्पिरिटस प्रिपरेशन, हम कह रहे हैं कि अब उसी को थोड़ा और स्पेसिफिक कर दी डेफिनेशन। देखो ये अमेंडमेंट करके डाली है 3A में। मीन्स एनी प्रिपरेशन ऑफ डी नेचर्ड स्पिरिट एल्कोहल इंक्लूड्स लिकर्स फ्रेंच पॉलिश एंड वार्निश। ठीक है। अब देखो फ्रेंच पॉलिश क्या होता है। फ्रेंच पॉलिश जैसे आपने देखा होगा इसमें क्या होता है ना, एक तरीके का पॉलिश होता है ये, जिसमें होता है आपको भी पता है ये जो जैसे वो नेल पेंट रिमूवर आता है, ठीक है, या भी किसी भी प्रकार का आपने देखा होगा फर्नीचर का काम होता है तब उसे चमकाया जाता है या पेंट में, तो ये सब है ना उसमें अल्कोहल कंटेंट होता है। तो मैंने क्या कहा इसमें जहाँ जहाँ अल्कोहल है वहाँ पर यहाँ पे टैक्स लेगी गवर्नमेंट। तो ये वही फ्रेंच पॉलिश एक तरीके क्या होता है ना, जैसे वुडन अलमारी मान लो आप, तो उसको मैट फिनिश देने के लिए ऊपर से एक पेंट मारा जाता है चमकाने के लिए, ताकि उसमें से कोई भी फर्नीचर में से चमक आ जाए, उसको बोलते हैं फ्रेंच पॉलिश। और वार्निश भी एक तरीके का वही आप मान लो लिक्विड होता है जिसमें अल्कोहल होता है और वो भी यही सब कामों के लिए उपयोग आता है, चमकाने के लिए, ठीक है। तो ये भी इंक्लूड है डी नेचर्ड स्पिरिटस प्रिपरेशन में, ठीक है, समझ गए। ये मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको पढ़ सको। ओके, बढ़े आगे। अब आते हैं फर्मेंटेड लिकर। फर्मेंटेड लिकर में क्या क्या आता है मैंने आपको बता दिया। फर्मेंटेड क्या होता है, फर्मेंटेशन क्या होता है। तो फर्मेंटेड लिकर वाइन, ओके, पचारी और पचवाई ये आएगी अभी डेफिनेशन में। इसमें आप इसको समझ लो देसी लिकर, ठीक है। पचारी पचवाई इसको आप मान लो, जो देसी बोलते नहीं है ये अपनी लोकल देसी भाषा में देसी शराब, ठीक है, वो एक तरीके की यह है पचारी पचवाई। फिर होती है फर्मेंटेड ताड़ी। ताड़ी के पेड़ आपने देखे होंगे, अभी आएगा तो मैं इनको डिटेल करूंगा डील में, अभी के लिए आप यानी समझ लो फर्मेंटेड लिकर क्या मीन्स। हम फर्मेंटेड लिकर में इन चीज़ों को गिनेंगे, वाइन, पचारी, फर्मेंटेड ताड़ी और एनी अदर लिकर विच हैज़ बिन डिक्लेयर्ड बाय दी स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास तो ये राइट है, ओके। बड़े आगे। अब देखो, अब आते हैं इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग का मतलब क्या होता है, समझाओ सर। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग क्या होता है। देखो, लीव स्मॉल स्टैक्स फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स ऑफ हेम्प प्लांट कैनबिस सताइवा इंक्लूडिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ भांग, सिद्धि एंड गांजा, चरस that is resin obtained, okay, any mixture new with or without forms of intoxicating drug prepared therefrom or any other intoxicating or narcotic substance which not being opium, coca leaf or manufactured drug as defined in dangerous
ये वाला एक्ट आगे चल के मेरे ख्याल से इसी को एनडीपीएस में तब्दील हो गया मैं, ओके। शायद मुझे, मैं जहाँ तक याद आ रहा है एनडीपीएस मैंने पढ़ा था तब, उसमें ये यही था, शायद यही एक्ट आगे चल के एनडीपीएस बन गया। तो देख लेना, आप भी मेरे को कंफर्म करके बताना। तो देखो हाल फिलहाल आते हैं सीधे से डेफिनेशन पे। ये कह रहा है, ये देखो मैं आपके लिए ये हेम्प प्लांट की फ़ोटो लेके आया। पहला कह रहा लीव्स, स्टॉक्स एंड फ्रूटिंग, ये फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टैप्स ऑफ कैनबिस सतीवा ऑफ इंक्लूडिंग ऑल्सो भांग, सिद्धि, गांजा। देखो ये पेड़ होता है ना, ये देख लो। ये कह रहा है कि भाई इसका स्टॉक्स, चाहे इसके फूल ले लो, चाहे इसके लीव्स ले लो, कैनबिस, ये जो साइंटिफिक नेम होता है कैनबिस सतैवा, इसको हेम्प प्लांट बोलते हैं। अब ये एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, यही भांग होता है, यही गांजा होता है, ओके, अलग अलग। तो ये कह रहा है कि ये इंटॉक्सिकेटेड में ये तीनों चीज़ें आती है, ठीक है। तो यही जब आप इसकी पत्ती ले लोगे ना, पत्ती को लेकर के जब आप इसको रगड़ोगे दोनों हाथों के बीच में, जब आप रगड़ोगे ना, तो ये क्या होगा, एक चिपचिपा पदार्थ बन जाएगा, उसको बोलते हैं ये लोग चरस, ठीक है। तो बस ये यही चीज़ कह रहा है, देख लो। लीव्स, स्टॉक्स, फ्लावरिंग प्लांट ऑफ, ये जो कह रहा है इस प्लांट के तीनों पार्ट इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग के रूप में माने जाएंगे, समझ गए। चरस मैंने आपको बता ही दिया, जब इसको आप रगड़ोगे तब ये थोड़ा डार्क मतलब होता जाएगा, इसमें से जो रस निकलेगा उसको बोलते हैं रेजिन्स, वही कहलाता है चरस। और कह रहे हैं एनी मिक्सचर, ठीक है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग से बना हुआ, आप चाहे फिर आप इसको पानी में घोल करके पियो, चाहे इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ बनाओ, इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये कह रहा है कोई भी एनी मिक्सचर आप इसको बनाओ, और एनी अदर ड्रग और नारकोटिक सब्सटेंस। अब नारकोटिक ड्रग सब्सटेंस आप जब एनडीपीएस पढ़ोगे ना, तो उसमें कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल जो केमिकल से बनाया जाता है, जो अलग अलग भाषा में अलग अलग चलता है, कोकेन, ठीक है, जो पता नहीं और भी कई सारी आती है, ड्रॉप्स, पता नहीं क्या क्या आता है। तो एनडीपीएस जब आप देखोगे ना, तो लास्ट में एक शेड्यूल बना हुआ, उसमें सारे ड्रग्स के नाम रहते हैं। तो कह रहा है हम ये सब चीज़ें इंक्लूड करेंगे, एनी इंटॉक्सिकेटिंग नारकोटिक सब्सटेंस, सब करेंगे, बट नॉट बीइंग, ये याद रखना, नॉट बीइंग ओपियम, कोका लीफ और अ मैन्युफैक्चर ड्रग एज डिफाइंड इन एनडीपीएस, या फिर ये जो एक्ट का नाम देख रहा है उसके अंडर। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ें, मैं क्लियर करता जाता हूँ ताकि आप लोग इसको देख सको बाद में अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये कह रहा है लेंस्ड पॉपी हेड्स, देखा होगा आपने, रियल में नहीं तो इतना बड़ा एक होता है जो ये खेती होती है अफीम की, ओके, देखा होगा आपने, मूवीज़ वूवीज़ में देखा होगा, कुछ ऐसा होता है। तो ये कह रहा है लेंस्ड पॉपी सीड्स, मतलब इस पर चीरा मारा हुआ, इस पर कट मारा हुआ। तो ये देखो, ये फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ये देखो, ये है ना, ये इस पर मार दिया कट, बस ये वही है। बड़े बड़े नाम दे देते हैं, होता कुछ नहीं है इनमें, छोटी सी चीज़ है। तो ये कह रहा है कि लेंस्ड पॉपी सीड्स मीन्स कैप्सूल ऑफ ओपियम पॉपी वेदर इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, चाहे इस पर कट हो या नहीं हो, क्रस्ट, चाहे इसको टुकड़े टुकड़े कर दिया हो, चाहे उसका पाउडर बना दिया हो, या फिर उससे जूस एक्सट्रैक्ट किया हो, हम उसको इस एक्ट के लिए पढ़ेंगे लेंस्ड पॉपी हेड्स, ठीक है। ओपियम पॉपी होता है, उसी का कोई भी प्रकार का आप ले लो, हम इस एक्ट के लिए उसको लेंस्ड पॉपी हेड्स ही मानेंगे, ठीक है, समझ गए। अब आता है लिकर। लिकर मीन्स इंटॉक्सिकेटिंग लिकर एंड इंक्लूड्स स्पिरिट ऑफ वाइन, मतलब पहले क्या होती है ना, देखो जब डिस्टिलेशन, मैंने आपको प्रोसेस बताया था ना डिस्टिलेशन, तो उसमें से जो पहले जो निकलता है ना, उसको तो बाद में और जा कर के जो पहले उसमें से निकलता है स्पिरिट, फिर उस स्पिरिट को अलग प्रक्रिया से, जो भी उसको गर्म करना है, ठंडा करना है, ठीक है, अलग अलग जो भी प्रोसीजर्स होते हैं लिकर बनाने के, वो सब फॉलो की जाती है। तो उसमें जो एक तरीके से रॉ फॉर्म में जो लिकर होता है ना, उसको बोलते हैं स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ वाइन, नॉर्मल स्पिरिट, हेरिटेज लिकर, वाइन, ताड़ी, पचवार, बियर। अब देखो स्पिरिट तो मैंने आपको, हेरिटेज लिकर क्या होता है, इसको देखो थोड़ा सा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में जाना पड़ेगा। जैसे राजस्थान है, ठीक है,
माफ़ करना यार, अभी बस बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक, मान लो यार, मान लो मुझ में रहम कर दो, मान लो ये राजस्थान है। ठीक है, अब क्या हुआ ना, हेरिटेज लिकर क्या होती थी, अलग अलग रियासतें हो गई, जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, अलवर हो गया, ऐसे इनकी क्या थी ना, पहले इंडिविजुअल ये खुद की आज़ादी, मतलब जब तक राजस्थान एक नहीं बना था, राजा महाराजा अपनी खुद की लिकर इनके यहाँ फेमस थी। ओके, जब राजस्थान रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब राजस्थान रीऑर्गेनाइज हो गया, तो बहुत बाद गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने एक लिकर बनाया, मतलब इन्होंने कहा, इनको नाम दिया गया अलग अलग रियासतों का हेरिटेज लिकर। तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इन सबको साथ में लाई, इनका फॉर्मूला लिया और इन्होंने एक लिकर बनाई जिसको बोला इन्होंने हेरिटेज लिकर। तो कई सारे मार्केट में एक लिकर की होती, नॉर्मल लिकर ही है ये थोड़ी मतलब वो होती है, थोड़ा किसी में आपको गुलाब, जो राजशाही लोग नहीं पिया करते, गुलाब हो गया, किसी में सौंफ हो गया, किसी में क्या हो गया, तो थोड़ी सी फ्लेवर्ड मार्केट में अवेलेबल रहती है। तो ये होती है हेरिटेज लिकर। फिर ताड़ी, जो पाम ट्री से, पेड़ से निकलती है, अभी बताऊंगा मैं। पचवार, वही देसी शराब, बियर मैंने आपको बता दिया। एनी अदर लिक्विड कंटेनिंग अल्कोहल और एनी अदर सब्सटेंस नोटिफाइड बाय दी राजस्थान सरकार। ठीक है, समझ गए? बड़ी मेहनत लगी यार रिसर्च करने में इसमें मुझे। अब देखो मोलेसिस क्या होता है। मोलेसिस देसी भाषा में जो खांड होती है ना, खांड जैसे गुड़ की, या फिर आप मानो जो शुगर केन, गुड़ बनता है ना, उस दौरान जो खांड बनती है, देसी भाषा में बता रहा हूँ मैं, अंग्रेजी में बोलूँगा मैं इसको मोलेसिस। ठीक है, मीन्स मदर लिक्विड। ये देखो, ये जो शुगर केन, जब शुगर रस निकाल के उसको एक इतने बड़े कंटेनर में रखा जाता है, प्लेट मान लो, फिर उसको वहाँ रखा जाता है, गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है ताकि वो और रिफ़ाइन हो जाए। तो रिफ़ाइन होने के बाद हमको कुछ ऐसा मिलता है, जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा। ठीक है, तो उसी को नाम दे दिया है मोलेसिस। अब ये मोलेसिस से क्या होता है ना, ये बाई प्रोडक्ट है, इससे आप कई सारी चीज़ें बना सकते हो, इससे शराब भी बन जाती है और भी दूसरे जो रेगुलर डे टू डे उपयोग में कई सारी चीज़ें बनती है। तो ऐसा नहीं है कि पूरी ख़राब चीज़ है। तो ये मोलेसिस यहाँ पे जो कह रहा है, जो लीकर वाला मोलेसिस है ना, उसकी बात कर रहा है ये। मोलेसिस प्रोड्यूस्ड इन द फाइनल स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर, और खांड सारी शुगर, देखो यहीं से खांड निकला है, खांड सारी शुगर को ही शॉर्ट फॉर्म में खांड बोलते हैं। वैक्यूम प्रोसेसेस थ्रू फ्रॉम शुगर केन और गुड़, बस इसको वही इंक्लूड किया गया है। ठीक है, फोटो तो आप लोगों ने देख ही ली। अब देखो ये कह रहा है पचवई या पचारी कौन सी होती है, फर्मेंटेड राइस मिलेट ग्रेन मिक्सड विद एनी लिक्विड डाइल्यूटेड और अनडाइल्यूटेड। मतलब एक तरीके की कोई एक एरिया है, जनरली जो फॉरेस्ट वाले थोड़े जंगली इलाके होते हैं, वहाँ से ये बनती है। तो मतलब देशी लिकर का आप इसको रूप मानो। तो ये कह रहा है कोई भी राइस से, मिलेट से, ग्रेन से, देखो शराब बहुत सारे अनाज से, जो मैंने आपको बताया था ना मॉल्ट, तो वो अनाज का उपयोग करता है। तो वो अनाज में, इसमें पर्टिकुलरली होती है राइस, मिलेट या किसी प्रकार की ग्रेन, मिक्स करके लिक्विड में जो भी उसको बनाया जाता है, वही कहते हैं इसको पचवाई। स्पिरिट मैंने आपको बता दिया। डिस्टिलेशन प्रोसेस के दौरान मैंने आपको बताया, ऐसा डिस्टिलेशन जब प्रोसेस होता है तब ये मशीन होती है। ठीक है, अब उसमें से ऐसा पाइप जाता रहता है, यहाँ पे रखी रहती है पहले नॉर्मल अल्कोहल, ये भाप बन कर जाती है। अब ये भाप यहाँ धीरे धीरे ठंडा होता है, फिर एक और कंटेनर में जाता है, यहाँ इसको, इसमें चीज़ें मिक्स करते हैं और इसको फिर से, जो ये भाप फिर से यहाँ लिक्विड बन के आती है और फिर इसको फिर गर्म या ठंडा करके प्रोसेस होता है। तो ये जो एल्कोहल, जो डिस्टिलेशन प्रोसेस से जो पहले जो यहाँ इकट्ठी होती है ना, वो होती है स्पिरिट। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको ये स्पिरिट समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, क्योंकि वीडियो हो जाएगा बहुत बड़ा और आप लोग हो जाओगे बोर। अब देखो ताड़ी क्या होती है। ताड़ी क्या होती है, फर्मेंटेड जूस ड्रॉन फ्रॉम काइंड ऑफ अ पाम ट्री। ये देखो, ये पाम ट्री है, ये ट्री है। ठीक है, यहाँ क्या करते हैं, यहाँ इसमें से रस टपकता है इसके फ्रूट का, तो यहाँ रख देते हैं एक मटकी, ताकि मटकी में रात भर कलेक्ट होता है, अगले दिन आकर के उतार करके इसको कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है ताड़ी।
तो देखो ये हो गया इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड सारे डेफिनेशंस। अब आगे पढ़ लेते हैं जल्दी से। ये देखो स्टिल आने वाला है। अब देखो एक्सरसाइज से आ जाते हैं जल्दी से। थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपन एक्सरसाइज पे। देखो एक्साइजेबल आर्टिकल क्या क्या, एक्साइज मतलब एक्साइज ड्यूटी जिस पर टैक्स मारा जा सकेगा, किस यही। अब जो अपन ने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डिस्कस कर ली, इसीलिए मैंने बाइफरकेट किया था, अलग किया था। स्पिरिट, फर्मेंटेड लिकर, एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, और डी नेचर्ड स्पिरिट इज प्रिपरेशन, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, स्टिल्स, ये मैं आपको बताऊंगा। स्टिल्स अभी बस दिमाग में रखो, एंड अदर अप्लायंसेस बता ही दूँ क्या? तो देखो बता देता हूँ। हाँ ये देखो स्टिल्स क्या होता है, ये जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ना, ये होता है स्टिल। ये जो डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है ना, नीचे से यहाँ आग लगाई जाती है, ठीक है, ये होता है स्टिल्स। और ये दूसरे इक्विपमेंट, ये देखो अलग अलग ऐसे पाइप में जाता है ये, ठीक है, अलग अलग वहाँ से ये प्रोसेस में होता है। तो और ये बाकी सब इसके इक्विपमेंट, ठीक है। ये डिस्टिलेशन, इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन, इस प्रोसेस को जिससे शराब बनती है। तो देखो एक्साइजेबल अब कह रहा है कि हम एक्साइज ड्यूटी किस पीस पे मारेंगे, इन सब चीज़ों पे हम तो टैक्स लेंगे, एक्साइज ड्यूटी लेंगे। ये एक्साइजेबल आर्टिकल है। फर्मेंटेड वॉश और अदर मटेरियल फॉर डिस्टिलेशन। अब फर्मेंटेड वॉश क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, जो बियर बनाने में फर्मेंटेशन यहाँ डालते हैं, यहाँ ऊपर ऊपर झाग आ जाता है, तो जो नीचे वाला जो पानी मतलब जो लिक्विड बचता है ना, इसको बोलते हैं ये लोग फर्मेंटेड वॉश, आगे चल के जिससे वो बियर बनाने की कोशिश की जाती है। और एनी अदर आर्टिकल स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम डिक्लेयर, और हेरिटेज लिकर भी बता दिया मैंने, जो भी रियासतों की लिकर थी बाद में उसको ओवरटेक करके एक उसको फॉर्म दिया गया जो अब मार्केट में बिकती है। एक्साइज कमिश्नर मीन्स कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इनमें कुछ डेफिनेशन में ज़्यादा है नहीं तो मैं ज़्यादा डीप में जाऊँगा नहीं। एक्साइज ड्यूटी वही ड्यूटी इम्पोज्ड मतलब टैक्स कलेक्शन इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, जहाँ जहाँ एक्साइज ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर मीन्स पर्सन अदर देन एक्साइज कमिश्नर, ठीक है, जो एक्साइज कमिश्नर को छोड़कर जिसको भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करे अंडर सेक्शन 9 में। एक्साइज रेवेन्यू, रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम एनी पेमेंट टैक्स ड्यूटी फाइन अदर देन इम्पोज्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, नहीं, सिर्फ जो एडमिनिस्ट्रेशन जो लेगा एक्साइज ऑफिसर, जो एक्साइज कमिश्नर कलेक्ट करेंगे ना, वो वाला। और कन्फिस्केशन ऑर्डर अंडर दिस एक्ट, बहुत आसान डेफिनेशन है। एक्साइज में कुछ जो मेन था ना वो इंटॉक्सिकेशन में ही था, तो बस वो आपने समझ लिया, ऑलमोस्ट मान लो ये हो गया। अब आ जाते हैं, क्लियर कर दूं मैं आप लोगों का, थोड़ा काम आसान हो जाएगा पढ़ने में। ये लो मैं क्लियर कर देता हूँ। अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब देखो एरिया से रिलेटेड इसमें क्या है, आबू एरिया। अब देखो पर्टिकुलरली आबू एरिया क्यों दे रखा है इसमें, आबू तालुका ऑफ बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट। अब देखो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट आप देखोगे ना, ये राजस्थान का मानो, ये राजस्थान है, ये गुजरात है, तो यहाँ है बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट। तो ये आबू जो तहसील है ना, वो पहले हमारे हाथ से चली गई थी, कहाँ, गुजरात में, ठीक है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन आपको भी पता है, राजस्थान 7 स्टेजेस में बना, अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग रियासतें जुड़ी, तो पूरे 7 चरण लग गए बनने में। जो आरएस की तैयारी करते हैं, आपके बड़े भाई छोटे भाई जो भी है, उनसे दोस्त उनसे पूछ लेना, वो आपको डिटेल में बताएंगे, या आपको भी पता ही होगा, सबको पता है, ठीक है। तो ये लास्ट स्टेज में माउंट, जो ये इलाका है ना जो ये कर रहे हैं, ठीक है, ये हमको मिल गया था, ये जुड़ गया था राजस्थान के साथ। इसके साथ सुनेल टप्पा, ठीक है, अजमेर, मेरवाड़ा का रीजन, ये सब 7th स्टेजेस में हमारे पास आए थे। तो इसीलिए इनको, क्योंकि एक्ट आ गया था 1950 में, और ये सब जुड़े थे हमारे साथ 1956 में, तो इसीलिए इसको अलग से लिखना पड़ गया, ठीक। प्लस ये बॉर्डर एरिया भी है, तो इसीलिए इनको यहाँ पे मेंशन कर दिया, और कोई कारण नहीं है। फर्स्ट डे ऑफ, इस दिन हमारा राजस्थान पूरा बन के तैयार हो गया था। पर राजस्थान डे हम कब मनाते हैं, राजस्थान डे कब मनाया जाता है, 4th स्टेज कंप्लीट हुआ था ना, तब राजस्थान डे मनाते थे अलग अलग, ठीक है। राजस्थान डे कभी भी ये इस टाइम पे नहीं मनाते जब 4th स्टेज हुआ था, क्योंकि जो मेजर रियासतें थी वो इस दिन आकर के मिल गई थी, जोधपुर, जयपुर, और भी बड़ी बड़ी रियासतें थी, खैर जो भी है। अब देखो प्लेस, ये कह रहे हैं हम सब चीज़, प्लेस, बिल्डिंग, रूम, रेंट, वेसल, बोट, व्हीकल भी,
ठीक है, सब प्लेस की डेफिनेशन में आएगा। स्टेट और स्टेट ऑफ राजस्थान मीन्स न्यू स्टेट ऑफ राजस्थान फॉर्म्ड बाय द सेक्शन 10 ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। इसमें तो कोई ऐसा समझाने का है नहीं, ठीक। अब बताएं, अब अदर्स जो भी बच गए, बस थोड़ी सी डेफिनेशन होने, थोड़ा सा और सह लो मुझे। देखो, एक्सपोर्ट मीन्स टेक आउट दोज पार्ट्स ऑफ राजस्थान टू विच एक्सटेंड, मतलब एक्सपोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट करना, भेजना, ठीक। इम्पोर्ट मीन्स ब्रिंग टू, जहाँ पे ये एक्ट लागू है उस एरिया में चीज़ें लाना। एक्सपोर्ट में जहाँ ये एरिया लॉ लागू है वहाँ से भेजना। मजिस्ट्रेट मीन्स मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, याद रखना ये प्री में पूछा जा सकता है। और मैन्युफैक्चर प्रोसेस क्या होता है, मीन्स एवरी प्रोसेस वेदर आर्टिफिशियल नेचुरल, जो भी एक्साइजेबल आर्टिकल है प्रिपेयर्ड होली पार्टली, री इंस्टॉलेशन भी, इंस्टॉलेशन प्लस री इंस्टॉलेशन भी, याद रखना। फॉर दी रिडक्शन, फ्लेवरिंग, ब्लेंडिंग, कलरिंग, जो भी प्रोसेस होते हैं लीकर बनाने में, वो सारा इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन में कवर कर लिया है। कह रहे हैं सेल, हर प्रकार की सेल, अदरवाइज देन बाय वे ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट को एक्सक्लूड कर दिया है, तो ये आप याद रखना प्री में पूछा जा सकता है। स्टिल का मैंने आपको बता ही दिया, स्टिल इसको बोलते हैं, और इसके साथ वाले अदर इक्विपमेंट्स। टू बॉटल मतलब वही बॉटल में भरना, टू बॉटल सिंपल मतलब उसका वही है, जो भी लिकर है उसको बॉटल में भरना। मीन्स टू ट्रांसफ़र फ्रॉम कास्क, मतलब डब्बा जिसमें ये शराब रखी जाती है उसको बोलते हैं ये लोग कास्क। तो अब मान लो देसी लैंग्वेज में डब्बा। और वेसल टू बॉटल, जार, फ्लास्क और एनी अदर रिसेप्टेबल फॉर द पर्पस ऑफ सेल और एनी अदर मैन्युफैक्चर और नॉट इंक्लूडिंग बॉटलिंग्स एंड रीबॉटलिंग भी इसी के डेफिनेशन में इसी में इंक्लूड है। बहुत आसान है, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं, जो समझाने लायक पार्ट था वो मैंने कवर कर लिया है। अब देखो, तोला, इंटॉक्सिकेटिंग, जो भी ये चीज़ें होती हैं ना ड्रग्स वर्ग्स, तो इंटॉक्सिकेशन जो वाली जैसे कुछ भी हो गई, ठीक है, जो भी ये चरस हो गया, गांजा हो गया, इसको ये लोग मेज़र करते हैं किसमें, तोला में, इसलिए वर्ड यूज़ किया गया है तोला। और तोला कितना का होता है, 180 ग्राम या फिर 11.638 ग्राम्स। ट्रांसपोर्ट मीन्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सिंपल। तो देखो, ये तो हो गया आज का लेक्चर पूरा डेफिनेशंस पर। अब अगला लेक्चर हम आगे बढ़ेंगे, कुछ पार्ट्स में होने वाला है, थोड़ा एक्ट बड़ा है, आप भी सब्र रखना, मैं भी सब्र रखूँगा, कंप्लीट ज़रूर करेंगे। ओके, टिल देन, थैंक यू।